हेलो गाइज, नमस्कार। मैं शंभू सर, आप सभी को शंभू सर इंग्लिश क्लासेस चैनल में स्वागत करता हूँ। और आज के इस वीडियो में अनुवाद ट्रांसलेशन के बारे में बताऊंगा। ट्रांसलेशन बहुत लोगों की चाहत होती है, खास करके हिंदी भाषियों को, कि हम हिंदी भाषा को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें, हिंदी भाषा को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें ताकि मेरी फ्लुएंसी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छा हो जाए। बहुत लोगों की चाहत होती है। तो हालांकि इस वीडियो से मेरा प्रयास रहेगा कि वैसे लोग, ऐसे विद्यार्थी जिनको ये चाहत होती है कि हम हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट स्मूथली, आसानी से करें, तो उनके लिए ये वीडियो बड़ा शानदार होने वाला है, बहुत ही लाभकारी होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा, सचमुच में मैजिकली बताऊंगा कि कैसे शब्दों को जादुई ट्रिक से, सचमुच मैं कोई जादू तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी अनुभव है, एक्सपीरियंस के अनुसार मैं कोशिश करूँगा कि शब्दों को किस तरह से ज़रूरत के अनुसार बांध देते हैं और बड़ा एक लंबा लंबा सेंटेंस भी छोटा मालूम पड़ता है और लोगों को लगता है कि हाँ, सचमुच में हिंदी भाषा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना कितना आसान होता है। तो बने रहिए इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशन, सबसे पहले जानना चाहिए कि ट्रांसलेशन आखिर है क्या। किसी भी टर्म का, किसी भी प्रोसेस का एक अपनी पहचान, अपनी डिफिनीशन होती है। हालांकि हिंदी में लोग पढ़ते हैं अनुवाद, दो शब्दों, दो टर्म से बांटा गया, अनु और वाद। ट्रांसलेशन भी उसी तरह से ट्रांसलेशन, हालांकि ट्रांसलेशन को तो अगर फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन के आधार पर करेंगे तो बहुत सारे बातों पर ध्यान देना पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी इतना हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज ट्रांसलेशन, व्हाट इज ट्रांसलेशन, व्हाट इज ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन सचमुच में है क्या। तो इसका जवाब हमें मिलेगा, है ना, इसका जवाब हमें मिलेगा कि ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन इज सच ए प्रोसेस, such a process by which one can change the same feeling, idea, thought. Some can change the same feeling, idea, thought to one from, okay, thought from one language to another language, Translation is such a process by which one can change the same feeling, idea, thought from one language to another language. Same feeling, idea को दूसरी भाषा में हालांकि शब्द डिफरेंट हो सकते, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकते, लेकिन मूल भाव में परिवर्तन नहीं होगा।
यही ट्रांसलेशन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मूल भाव में परिवर्तन किए बिना एक भाषा से दूसरी भाषा में कन्वर्ट करना ही अनुवाद कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं खुश हूं, लिखेंगे आई एम हैप्पी, है ना। हिंदी में बोल रहे हैं कि मैं खुश हूं, इंग्लिश में बोलेंगे आई एम हैप्पी। मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। तो एक भाषा को हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा, ओके, यानी यही बात को हम इंग्लिश में इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे। तो एक भाषा से दूसरी भाषा में कन्वर्ट करने की प्रोसेस ट्रांसलेशन कहलाता है ना। प्रोसेस जो होता है वो ट्रांसलेशन कहलाता है। एक भाषा दूसरी भाषा में कन्वर्ट करना ट्रांसलेशन कहलाता है। जो भी है, तो ये वीडियो बड़ा ही बेसिक से ले चलने का प्रयास कर रहा हूं। बने रहिए वीडियो में, समझने का प्रयास कीजिए कि सचमुच में ट्रांसलेशन कितना आसान होता है। हिंदी फॉर्म सबसे पहले देखेंगे। हिंदी फॉर्म होता है कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। इंग्लिश फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। तो हमें हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, हिंदी के बाद को इंग्लिश में पढ़ना है, हिंदी के बाद को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, अनुवाद करना है। तो इसके लिए हमें दोनों स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है कि हिंदी का फॉर्म कर्ता होता है, क्रिया होता है ना? कर्ता होता है, कर्म होता है, फिर क्रिया होता है। इंग्लिश में उसी बात को लावेंगे तो हमें इस नियम को, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा कि पहले कर्ता तो जरूर लावेंगे, लेकिन यहाँ पर बदलाव हो जाता है कि कर्ता के बाद क्रिया आ जाता है इंग्लिश में और ऑब्जेक्ट लास्ट में चला जाता है, जबकि हिंदी फॉर्म में कर्ता के बाद कर्म आता है और क्रिया लास्ट में होता है। तो स्ट्रक्चर को हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि ग्रामर एक ऐसी प्रक्रिया है जो सिस्टम सिखाता है सेंटेंस को शुद्ध लिखने के लिए, सेंटेंस और भाषा को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए ग्रामर की सख्त जरूरत होती है। तो बने रहिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कर्ता है क्या। ओके, कर्ता, व्हाट इज कर्ता? कर्ता है क्या? जो काम करता है, जो काम करता है, जो काम करता है, जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं, जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। जो काम करता है
उसे क्या कहेंगे? कर्ता कहते हैं। ओके, जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे सीमा पढ़ती है, तो पढ़ने का काम कौन करती है? सीमा। तो सीमा यहाँ कर्ता होगी, सीमा कर्ता होगी। क्रिया एक्शन डिनोटिंग वर्ब, काम दर्शाने वाला, काम दर्शाने वाला। ओके, सब ओके, काम दर्शाने वाला। ओके, काम दर्शाने वाला। ओके, एग्जाम्पल, पढ़ना, सोना, ओके, लिखना, ओके, रीड, स्लीप एंड राइट। तो इसे हम लोग क्रिया कहेंगे। अब बात रह गई ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट, ओके, कर्म क्या है? व्हाट इज कर्म? ऑब्जेक्ट। कर्ता क्या करता है? कर्ता करता क्या करता करता क्या करता है? उसका फल दर्शाने वाले, दर्शाने वाले को ऑब्जेक्ट कहते हैं या कर्म कहते हैं। एग्जाम्पल, सीमा रामायण पढ़ती है। सीमा रामायण पढ़ती है। पढ़ती कौन है? सीमा। सीमा काम करती है, पढ़ने का काम सीमा करती है। जो काम करती है, जो काम करता है करती है। तो सीमा पढ़ती है, लेकिन इसका फल क्या हुआ? पढ़ती तो क्या, व्हाट? रामायण पढ़ती है, ये आपका कर्म हो गया। तब इस तरह से आप समझ गए हो कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। कंप्लीमेंट, कभी कभी कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट, ओके, कंप्लीमेंट एक शब्द आता है कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट जिसको पूरक भी कहते हैं, पूरक। व्हाट इज कंप्लीमेंट? ओके, रियली a compliment comes, compliment comes in the end of a sentence to complete the meaning. Complete the meaning. Example, I made him, I the government
appointed him. Okay, senior clerk. Him executive. Okay. Executive here. This one is complement. हालांकि कॉम्प्लीमेंट के भी बहुत प्रकार होते हैं, ये अगले स्पेशल वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट के कई प्रकार होते हैं, ये हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हमें यही जानना था कि क्रिया क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है और सब्जेक्ट क्या है। अब हम लोग को देखना है, हम पुनः अपने पॉइंट की ओर चलते हैं कि हमें ट्रांसलेशन बनाना है। तो ऐसे में बड़ा रिमार्केबल टिप्स है कि अगर इन सभी परिभाषाओं के अलावा अगर किसी तरह की कंफ्यूजन होती है कर्ता को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पकड़ने में, पहचानने में, तो हमें कुछ क्लूज मिलता है। कहता है यदि व्हाट से क्वेश्चन किया जाता है, इन केस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन in case of asking question with what, okay, or who, with who, in reply, okay, in reply one can get subject, easily. For example, he writes a letter. Who writes a letter? This is a question. Answer will be he. He is subject of the sentence. Okay. What he writes? What does he write? Answer will be a letter. This one is object. So one can easily recognize subject and object. Asking question with what and who. Who declares subject, however what declares object. हालांकि बड़े बड़े सेंटेंसेज में इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी हमें फिलहाल देखना है कि छोटे सेंटेंसेज को कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, है ना, इंग्लिश में। छोटे सेंटेंसेज को कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में। और जैसा कि मैंने पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया हूँ और वीडियो के इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया हूँ कि शब्दों को कैसे बांधने का प्रयास करते हैं, शब्दों को किस तरह से बांधने का प्रयास करते हैं, जोड़ने का प्रयास करते हैं, जादुई तरीके से शब्दों को किस तरह से जादुई तरीके से जोड़ने का काम करते हैं। तो इस चीज को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, है ना। सीमा हेल्प्स, सीमा मेरी मदद
करती है। सीमा मेरी मदद करती है। सीमा मेरी मदद करती है। यहाँ पर देखिए कि हर शब्द अपने आप में अलग अलग, सभी को मैंने अलग अलग कर दिया। भाषा तभी बनती है जब उसे यूनाइट करते हैं, जब उसे हम यूनाइट करते हैं। छोटे छोटी टुकड़ों से, ध्वनि से उठ करके कैसे हम लोग शब्द बनाते हैं और शब्द के माध्यम से फिर हम लोग भाषा तैयार करते हैं। सीमा मेरी मदद करती है। सीमा मदद करना, मदद करना। सीमा मेरी मदद करती है। तो मदद करना एक साथ जुड़ा हुआ है। मदद करना, मदद करती है, मदद करती है। और मेरी मदद करती है। ओके, मेरी मदद करती है, मुझे मदद करती है। ओके, तो इंग्लिश का जो फॉर्म होता है, इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे सबसे पहले, है ना। हु, ओके, मेरी मदद, तो हु हेल्प्स मी, मुझे मदद कौन करती है, तो सीमा। आंसर मिलता है सीमा। तो सीमा मेरा सब्जेक्ट हो गया। तो सीमा, फिर हम क्रिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्म को लेकर चलेंगे। सीमा के बाद क्रिया, सब्जेक्ट, तो मदद करना। हेल्प का मतलब होता है मदद करना, हेल्प। लेकिन हालांकि मैं टेंस तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं टेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे हम लोग स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर को इनलार्ज करते हैं। छोटे स्ट्रक्चर को कैसे हम बड़े सेंटेंसेज में परिवर्तित करते हैं, इस चीज को बताना चाह रहा हूँ। मैं टेंस नहीं बता रहा हूँ, टेंस के लिए अलग वीडियो लेके आऊंगा। सीमा हेल्प्स, क्योंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, हम लोग टेंस में जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है ना। इसमें V5 लगता है। सीमा हेल्प्स करती है। हुम किससे मदद करती है, तो मेरी। जवाब मिलता है मेरी, है ना। तो जवाब मेरी के लिए यहाँ पर, है ना, मेरी के लिए यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। तो आई, मी, माई, माइन, हर चीज का एक रूप होता है। केस भी स्टडी करना पड़ता है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव, है इस तरह से। तो यहाँ पर आ जाएगा हेल्प्स मी, मेरी मदद करती है। सीमा हेल्प्स मी, सीमा मेरी मदद करती है। सीमा हेल्प्स मी, सीमा हेल्प्स मी, सीमा हेल्प्स मी, ठीक है। सीमा हेल्प्स मी, सीमा मेरी मदद करती है। ओके, आप देखिए, सीमा हेल्प्स मी, मेरी मदद करती है। तो कहता है कि किसी भी लैंग्वेज बनाने के लिए उसके बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करना होता है। खास करके इंग्लिश में, जिसे हम लोग जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। हालांकि आज के डेट में या मॉडर्न ग्रामर के अनुसार स्ट्रक्चर वर्ड और फॉर्म क्लासेज के आधार पर 14 टाइप्स ऑफ वर्ड्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के क्षेत्र में। तो यहाँ हम लोग अब हर पार्ट्स ऑफ स्पीच, बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच वो इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं और कैसे हम लोग इनलार्ज करते हैं सेंटेंस को। अब देखिए, सीमा ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के रूप में हम क्या करते हैं, नाउन लेते हैं, प्रोनाउन लेते हैं। सेंटेंस के रूप में नाउन का इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। और ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन का इस्तेमाल करते हैं और प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं।
सब्जेक्ट के रूप में भी नाउन का इस्तेमाल करते हैं और प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि नाउन के माध्यम से हम लोग फ्रेज भी बनाते हैं, फ्रेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ फ्रेज कर सकते हैं, तो यहाँ भी फ्रेज कर सकते हैं, है ना। तो फ्रेज के रूप में भी कहने का मतलब हम सब्जेक्ट को इलाज कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को भी इलाज कर सकते हैं। फिर बात आ गई क्रिया की। तो क्रिया भी उसी तरह से, जैसे सीमा हमेशा मेरी मदद करती है। ओके, सीमा हमेशा मेरी मदद करती है। सीमा हमेशा मेरी मदद करती है। अब देखेंगे इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सीमा सब्जेक्ट, ओके, हमेशा मदद करना, हालांकि मैंने यहां पर बताया कि इंग्लिश जब बनाते हैं तो सबसे पहले क्रिया आता है। सीमा हेल्प्स और मी हेल्प्स मी। सीमा हेल्प्स मैंने यहां पर बनाया, सीमा हेल्प्स मी, लेकिन अब बात लगी कि हमेशा करती है, ये शब्द नया आ गया इसमें। तो मदद करती है, लेकिन कैसे करती है? हमेशा, नियमित रूप से, है ना। तो सीमा ऑलवेज, नियम ऐसा होता है कि जब क्रिया को कोई शब्द क्वालिफाई करे तो उसे एडवर्ब कहते हैं, और उस क्रिया के आगे या पीछे जिस शब्द को क्वालिफाई करे उसकी के आगे पीछे एडवर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सीमा ऑलवेज हेल्प्स मी, सीमा ऑलवेज हेल्प्स मी, सीमा ऑलवेज हेल्प्स मी। तो हमें इसमें क्या पता चला कि हर तरह से हर शब्द का एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब हमेशा जो है ये देखेंगे इसमें कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं और उस पार्ट्स ऑफ स्पीच का कहाँ स्थान होता है ना। तो इस सभी चीज को जानकारी रख करके हम इस सेंटेंस को बड़ा आसानी से बना देते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तो मैंने पहले ही पढ़ा, सीमा हेल्प्स मी। लेकिन इसमें अब जुड़ गया कि हमेशा, तो हमेशा कहाँ पर एडजस्ट करेंगे भाई? अंतिम। बच्चे इसी में कंफ्यूज करते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा शब्द आ जाते हैं तो बहुत जल्दीबाजी करना शुरू कर देते हैं, बहुत जल्दीबाजी, यानी उसे घबराहट हो जाती है। राम आम खाता है, यहाँ तक तो ठीक है। अगर वही जोड़ दिया राम प्रतिदिन आम खाता है, राम प्रतिदिन 5 आम खाता है, 10 आम खाता है, सुबह शाम खाता है, अगर इस तरह की बातें अगर आ जाती है तो बच्चे कंफ्यूज करना शुरू कर। तो उसके लिए घबराना नहीं, मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया कि वैसे चीज़ों के लिए घबराना नहीं है। उसे बड़ा ही आसानी से सब शब्दों को हम लोग बांध देते हैं, सभी का एक अपनी जगह होती है। आपको देखने में लगता है कि बहुत खतरनाक शब्द मेरे तरफ आ रहा है, बहुत खतरनाक शब्द, जैसे लगता है कि कोई जंगल से बाघ आ रहा है। नहीं, उसके लिए घबराना नहीं है, क्योंकि देखने में भयानक लग रहा है लेकिन उसकी एक अपनी जगह होती है। वो जब भी जाएगा तो अपनी जगह पर ही जाएगा। तो दूसरे को सिर्फ दिखाने के लिए डरावना है। आपको मैच्योरिटी, आप में मैच्योरिटी लाना चाहता है, आप में आपको इनकरेज करना चाहता है, आपको पेशेंस पर बनाना चाहते हैं कि कैसे आप धारजुआन बनेंगे। घबराना नहीं है स्थिति को देख कर। तो पढ़ाई के साथ साथ धैर्यवान कैसे बने, ये चीज भी ट्रांसलेशन या भाषा दिखाने का काम करता है। तो बने रहिए। तो सीमा ऑलवेज हेल्प्स मी, एक क्रिया की बात आ गई। हालांकि वीडियो बड़ा लॉन्ग हो रहा है, शॉर्ट करने का प्रयास करूंगा, थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। अगर हम नाउन की बात लेते हैं, ओके, तो देखते हैं कि सीमा, ओके, सीमा मेरी मदद करती है। ओके, तो कभी कभी ऐसी कि सीमा
सीमा, ओके, मेरी बहन, मेरी बहन, सीमा मेरी बहन, सीमा मेरी बहन, सीमा मेरी बहन, ओके, सीमा मेरी बहन हमेशा, सीमा मेरी बहन हमेशा मदद करती है, सीमा मेरी बहन हमेशा मेरी मदद करती है। और बात आगे, अब क्या हो रहा है, सीमा, सीमा जो है मेरी बहन, सीमा जो है मेरी बहन, इसे हम लोग अपोजिशन के नाम से भी जानते हैं। सीमा मेरी बहन, सीमा भी है और मेरी बहन भी है, तो इसे अपोजिशन के नाम से जानते हैं, आते रहता है। तो सीमा माई सिस्टर, सीमा माई सिस्टर ऑलवेज हेल्प्स मी, हेल्प्स, ओके। तो किस तरह से तरह तरह के शब्दों का यहाँ अपोजिशन, अपोजिशन के बारे में हम लोग नए वीडियो, दूसरे वीडियो में हम लोग जानेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने एक कलम खरीदा, मैंने एक कलम खरीदा। हु बाउट, तो आई, दिस वन इज सब्जेक्ट, खरीदा, बाउट, V2 पास्ट टेंस का, बाउट, व्हाट, पेन, लेकिन कहता है इसके एक पेन, एक कलम खरीदा, एक पेन, चूंकि एक कलम काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग एक का इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं कि मैंने एक काली गाय खरीदा, मैंने एक काली गाय खरीदा। आई खरीदा, बाउट, ए ब्लैक काऊ, हालांकि गाय कहने का मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ काऊ है, लेकिन उसके पहले हम लोग ब्लैक का इस्तेमाल किए कि काली गाय। तो ब्लैक यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है, ब्लैक आपका एडजेक्टिव है। ए ब्लैक काऊ, काऊ नाउन है, ब्लैक आपका एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, आर्टिकल कर सकते हैं। तो एडजेक्टिव का स्थान नाउन के पहले होता है ना। न्यू काऊ, न्यू पेन, न्यू बिल्डिंग, न्यू हाउस। तो डियर स्टूडेंट्स, यू माइट हैव अंडरस्टूड कि मैंने जो इंट्रोडक्शन में जो वादा किया था कि ट्रांसलेशन को बहुत ही आसान, जादुई तरीके से आसान करूंगा, तो शायद आप समझ गए होंगे कि हर शब्द की एक अपनी जगह होती है। देखने में सिर्फ भयानक लगता है, लेकिन वो जब भी रहेगा तो अपने सही स्थान पर ही रहेगा, अपना निश्चित स्थान पर ही रहेगा, चूंकि सेंटेंस में उसका ग्रामर ने जगह दे दिया है, वो जगह से अलग नहीं होगा, नहीं तो उसका रियल सेंस नहीं हो पाता है। लोग कहते हैं कि बिना ग्रामर के भी इंग्लिश बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन वैसा नहीं होता है। रियल सेंस जो नीड्स है, जो जरूरत है, वो बिना ग्रामर के हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी वो जगह दे दिया है। इसलिए आप समझ गए होंगे कि हर शब्द का अपनी जगह है, घबराना नहीं है, बनाए रखना है और बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। और इस तरह के शानदार और प्रोलिफिक वीडियो लाता रहूँगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी भी हौसला बुलंद करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करता रहें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।